तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और टाइम टू टाइम रिवीजन कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय स्थापत्य कला, और भारतीय स्थापत्य कला में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, गुप्त काल के मंदिरों तक। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है गुप्तकालीन स्तंभ और मूर्तिकला। इसके अलावा जो गुप्त काल है इसके संपूर्ण चैप्टर के हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं शुरुआत से। तो जैसे आप सब जानते हैं कि गुप्त काल है, इसको स्वर्ण युग, शास्त्र युग और भारत का पैराग्लिज युग कहा जाता है। अगर बात करें यहाँ पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री तो वो फाहियान था, और इसका जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख उदाहरण है इसके वास्तुकला के तो वो मंदिर हैं। मंदिरों में कौन कौन से, सांची का मंदिर, नेक्स्ट है तिगवा का विष्णु मंदिर, फिर है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, उसके बाद में भुमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और इस मंदिर से ही जो है शिखरों का निर्माण प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है। फिर है भीतरगांव का इष्टिका मंदिर, ये ईंटों से बना है, और मैंने पहले आपको बताया था कि जो बाकी मंदिर हैं वो सभी पाषाण से निर्मित हैं, यानी पत्थर से बनाए गए हैं। जबकि ये भीतरगांव का इष्टिका मंदिर और सिरपुर के जो राम लक्ष्मण व जानकी मंदिर हैं ये ईंटों से बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर भीतरगांव का इष्टिका मंदिर के बाद में आता है खो का शिव मंदिर। इसके बाद में उदयगिरी की गुफा हमने पढ़ी थी जो मध्य प्रदेश के विदिशा में पड़ती हैं, और ये जो है गुप्तकालीन हिंदू धर्म से संबंधित सर्वश्रेष्ठ गुफाएं हैं। इनका निर्माण अगर बात करें तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ था। अब बात करते हैं स्तूप कौन कौन से थे, तो वो थे धामे की स्तूप और जरासंध की बैठक, ये दो स्तूप पड़े थे। अब आज पढ़ेंगे स्तंभ। तो पहला स्तंभ है प्रयाग स्तंभ लेख। देखिए ये जो गुप्त काल है इसका प्रथम स्तंभ लेख प्रयाग स्तंभ लेख माना जाता है। इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि इसमें गद्य एवं पद्य दोनों लिपियों का प्रयोग हुआ है, तथा इस लेख में हरिशयन की प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन है। मतलब अगर विषय की बात करें, इस लेख का विषय क्या है तो प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन है। यह जो प्रयाग प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त के जीवन पर आधारित है। तो यह है प्रयाग स्तंभ लेख। फिर से पढ़िए, देखिए जो प्रयाग स्तंभ लेख है ये गुप्त काल का प्रथम स्तंभ लेख है। इसमें गद्य एवं पद्य दोनों लिपियों का प्रयोग हुआ है। इस लेख में हरिशयन की प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन है जो कि समुद्रगुप्त के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है मेहरौली स्तंभ। इसको लौह स्तंभ और आयरन पिलर भी कहा जाता है, और ये कहाँ पर स्थित है तो ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में ही स्थित है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था लगभग 4वीं-5वीं सदी में, लेकिन जो है बाद में इस पर लेख कुमारगुप्त ने लिखवाया था। मतलब लेख नहीं लिखवाया था जिसने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन लेख जो है वो बाद में लिखवाया गया कुमारगुप्त के द्वारा। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 7.1 मीटर है, और ये स्तंभ जो है ये दिल्ली की किल्ली और लोहे की लाट आदि नामों से भी जाना जाता है। तो यह है मेहरौली स्तंभ के बारे में कि कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में स्थित है। इसके निर्माण की बात करें तो 4वीं-5वीं शताब्दी में जो है किसने करवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, लेकिन लेख जो है वो कुमारगुप्त ने लिखवाया था, और इसकी ऊंचाई 7.1 मीटर है। इसके दो अन्य नाम भी हैं, दिल्ली की किल्ली और लोहे की लाट। अब बात करते हैं मूर्तिकला के बारे में जो गुप्त काल में विकसित हुई। तो जो गुप्तकालीन मूर्तिकला का बीजारोपण है वो मथुरा में हुआ ऐसा माना जाता है। इसका प्रमुख केंद्र अगर देखें तो सारनाथ माना जाता है, और इस काल में जो अधिकांश मूर्तियां हैं वो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित थीं। कुछ प्रतिमाओं का जो निर्माण है वो बौद्ध प्रतिमाओं के रूप में किया गया, मतलब बाकी तो ज़्यादातर जो मूर्तियां थी वो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित थीं, लेकिन कुछ बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण भी किया गया। बुद्ध प्रतिमाओं में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी प्रतिमा मिलती हैं, मैत्रेय की मिलती हैं। इन मूर्तियों को बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो चुनार के बादामी रंग के भुरभुरे पत्थर का प्रयोग किया जाता था। अब देखते हैं कि जो गुप्तकालीन जो बुद्ध प्रतिमाएं हैं वो 5 मुद्राओं में बनी हैं। कितनी मुद्रा में, 5 मुद्रा में। तो इससे आपको क्या होगा कि मुद्रा में पता चल जाएंगे कौन कौन सी हैं। तो 5 मुद्राएं कौन सी हैं, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा,
धर्मचक्र, प्रवर्तन मुद्रा, ध्यान मुद्रा और बरद मुद्रा। तो ये 5 मुद्राएं हैं जिनके रूप में हमें बौद्ध प्रतिमाएं मिलती हैं। अब देखिए प्रतिमाएं कौन कौन सी आपको ध्यान में रखनी है। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 बुद्ध प्रतिमा आपको ध्यान में रखनी है। पहली है सारनाथ की बैठी हुई बुद्ध प्रतिमा। इसकी माप की अगर बात करें तो ये 5 फीट और 5 इंच की है। ये कहाँ से मिली है? तो सारनाथ में, जैसे आप सब जानते हैं कि देखिए इसमें नाम ही में स्पष्ट हो जाता है कि सारनाथ की बैठी हुई प्रतिमा, तो ऑब्वियस है ये सारनाथ से ही मिली होगी। और कहाँ पर संग्रहित है? तो सारनाथ से मिली है और सारनाथ में ही संग्रहित है। नेक्स्ट है मथुरा की खड़ी बुद्ध प्रतिमा। तो ये जो है इसकी माप अगर देखें तो ये 7 फीट 2 इंच की है। और ये कहाँ से मिली है? तो ये जमालपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है और मथुरा में संग्रहित है। नेक्स्ट है सुल्तानगंज की ताम्र बुद्ध मूर्ति। इसकी माप 7 से 1/2 फीट है और ये जो प्रतिमा है यह बिहार के भागलपुर से खड़ी यानी अभय मुद्रा में मिली है। तो ये खड़ी मुद्रा हो या अभय मुद्रा, दोनों का सेंस एक ही है। तो ये सुल्तानगंज की जो ताम्र बुद्ध मूर्ति है, सुल्तानगंज की जो ताम्र बुद्ध मूर्ति है, यह कहाँ से मिली है? बिहार के भागलपुर से मिली है, खड़ी मुद्रा में है यानी अभय मुद्रा में। और कहाँ पर अभी संग्रहित है? तो अभी ये वर्तमान में बर्मिंघम संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। इसके बारे में आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि सुल्तानगंज की जो खड़ी मुद्रा में जो बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है, यह ताम्र धातु में बनी गुप्त काल की विशाल प्रतिमा है। मतलब इससे ज़्यादा कोई बड़ी प्रतिमा नहीं मिली है जो ताम्र की बनी हो और महात्मा बुद्ध की हो। अब बात करते हैं 2 हिंदू प्रतिमा। तो 2 हिंदू प्रतिमा मिली हैं, एक तो वहाँ महाविष्णु प्रतिमा और दूसरी गोवर्धनधारी प्रतिमा। तो जो महाविष्णु प्रतिमा है ये कहाँ से मिली है? ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले से मिली है और भाखरी नामक स्थान पर। देखिए देश तो एक ही है सबका, क्योंकि हम भारत में पढ़ रहे हैं और गुप्त काल भारत में था, तो देश एक ही है। आपको ध्यान में रखना, एक तो जिला, दूसरा प्रदेश और तीसरा स्थान। तो जो महाविष्णु की प्रतिमा है ये कौन से प्रदेश में मिली है? उत्तर प्रदेश में। कौन से ज़िले में मिली है? अलीगढ़ ज़िले में। और कौन से स्थान पर? भाखरी नामक स्थान पर। और ये अभी कहाँ पर संग्रहित है? तो अभी यह मथुरा संग्रहालय में है। नेक्स्ट है गोवर्धनधारी की प्रतिमा। ये भी उत्तर प्रदेश में मिली है, काशी टीले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में काशी टीला है, वहाँ से प्राप्त हुई है और ये भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। तो ये थी कुछ मूर्तिकला के बारे में जानकारी और आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो एक बार क्विक रिवीजन देख लीजिए फटाफट से कि क्या क्या आपने अभी पढ़ा। तो सबसे पहले हमने स्तंभ पढ़ा, प्रयाग स्तंभ लेख। इसके बारे में क्या आपको 2-4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि ये जो है प्रथम स्तंभ लेख है गुप्त काल का। इसमें गद्य और पद्य दोनों लिपियों में अंकन हुआ है और इस लेख में किसके बारे में चर्चा हुई है? हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। नेक्स्ट आपने क्या देखा? मेहरौली का स्तंभ लेख। इसको अन्य नाम से, मतलब इसके और 2 नाम हैं, एक तो लोहा स्तंभ और आयरन पिलर। इसके अलावा इसको दिल्ली की किल्ली और दिल्ली की या लोहे की लाट भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ये कुतुब मीनार के पास ही में है और दिल्ली में कुतुब मीनार के पास। इसका निर्माण कब हुआ? 4वीं-5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था और लेख इस पर कुमारगुप्त ने लिखवाया था। फिर हमने मूर्तिकला में पढ़ा क्या कि मूर्तिकला में जो है महात्मा बुद्ध के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ मिलती हैं। और महात्मा बुद्ध में मैत्रेयी जो उनका प्रकार है उसमें जो है उनकी ज़्यादा प्रतिमा मिली हैं। और जो प्रतिमा हैं उनमें जो है 5 मुद्रा में मिली हैं। कौन कौन सी? अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, ध्यान मुद्रा और बरद मुद्रा। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा? 3 बुद्ध की प्रतिमा पढ़ी। एक तो सारनाथ की बैठी प्रतिमा जो कि 5 फीट 5 इंच की है और सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित है। दूसरी मथुरा की खड़ी बुद्ध प्रतिमा, यह 7 फीट 2 इंच की है और जमालपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। कहाँ पर संग्रहित है? मथुरा संग्रहालय में। फिर हमने पढ़ी सुल्तानगंज की ताम्र बुद्ध मूर्ति। यह जो है 7 से 1/2 फीट इसकी ऊंचाई है और ये बिहार के भागलपुर से मिली है और कहाँ पर संग्रहित है? बर्मिंघम संग्रहालय लंदन में। और यह जो है ये भगवान बुद्ध की ताम्र मूर्ति सबसे विशाल है गुप्त काल की।
फिर हमने पढ़ी 2 हिंदू प्रतिमा, एक तो महाविष्णु प्रतिमा और दूसरी गोवर्धनधारी प्रतिमा। ये दोनों उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। अब बात करते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य। तो जैसा आप सबको हमने पहले ही बताया था कि गुप्त काल में स्वर्ण, रजत व तांबे के सिक्के चलाए गए या पाए गए। गुप्तकालीन कला एवं साहित्य की जानकारी की जो में उदाहरण है वो अभिलेख, स्मारक और सिक्के तीनों के रूप में प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि मूर्तियों के पीछे बना प्रभा मंडल जो कुषाण काल में सादा था, अब वह गुप्त काल में अलंकृत बनने लगा। जो आप सब जानते हैं कि जो है मूर्तियों के पीछे एक प्रभा मंडल बनाया जाता है, वो कुषाण वंश में शुरू हुआ था इसका बनना, लेकिन जब सादा बनाया जाता था। जैसे जैसे गुप्त काल आया तो उसमें भी अलंकरण प्रारंभ हो गया। फिर नेक्स्ट, गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने। फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजय की सूचना उदयगिरि गुहा लेख से मिलती है। तो आपने भी पढ़ा था उदयगिरि की गुफाएं, तो वहाँ से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजय की सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है और इससे ही सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि एरन का जो अभिलेख है उसका संबंध किससे है? भानुगुप्त से है। और दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि सती प्रथा के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो एरन के अभिलेख से। नेक्स्ट है गुप्तकालीन मंदिरों का जो निर्माण है वो किस पर होता था? ऊंचे चबूतरे पर होता था। और मंदिर का सबसे प्रमुख स्थान गर्भगृह होता था। गर्भगृह मतलब होता है मतलब मंदिर के एकदम अंदर एक स्थान होता था जिसको गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह की आप इमेज देख सकते हैं। तो ये मंदिर का गर्भगृह होता था, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता था। इसमें क्या होता था? इसमें मूर्ति की स्थापना की जाती थी और यह मंदिर के मध्य में एक मध्य भाग होता था। ऐसे हम कह सकते हैं कि मंदिर का मध्य भाग होता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आयुर्वेद का जनक किसको कहा जाता है? धन्वंतरि को कहा जाता है। और ये किसके दरबार में रहते थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का कि जो भीम की चोरी गुप्तकालीन मंदिर है वो दारा मुकुंद द्वारा कोटा में बनाई गई। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग ध्यान में रखिए। तो आई होप आप लोगों को जो है आज की वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।